हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल बेग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत कंबशन एंड फ्लेम के बारे में पढ़ा था, अर्थात दहन और ज्वाला किसको बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हम लेसन 7 के अंतर्गत कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स करने का मतलब हुआ कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को हम कैसे संरक्षण प्रदान करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन करने का मतलब हुआ कि पौधे कैसे कम होते जा रहे हैं हमारे प्रकृति में, या उनकी कटाई कैसे की जा रही है और उनके कारण क्या है। ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ इसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे बहुत ही डिफरेंट प्रकार के प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं जो पीपल के सर्वाइवल के लिए बहुत ही आवश्यक है। अर्थात प्लांट भी पीपल के सर्वाइवल में भूमिका निभाता है और एनिमल द्वारा भी अपना भूमिका निभाया जाता है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग द फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर द अदर पर्पसेस। डिफॉरेस्टेशन का अगर एक लाइन में हम बात करें कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो क्लियरिंग द फॉरेस्ट करने का मतलब हुआ कि जंगल वाले क्षेत्र का सफाया करना और उस लैंड को अदर पर्पस के लिए यूज करना। जैसे कि सपोज हमको एक फैक्ट्री बनाना है और फैक्ट्री के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, और हम जानते हैं कि मेरे साइड वाले एरिया में थोड़ा सा जंगल वाला एरिया है, जिसको अगर हम क्लीन कर देते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा फैक्ट्री हम बैठा सकते हैं जो हमारे काम आ सके। तो हम क्या करते हैं कि अब फैक्ट्री बैठाने के लिए उस एरिया को क्लीन कर देते हैं। तो वो तो पहले जंगल वाला एरिया था, उसी वाले एरिया को जब हम क्लीन कर दिए और अदर पर्पस के सोर्स के रूप में हम फैक्ट्री वहाँ पे स्थापित कर दिए, उसको बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन, यानी फॉरेस्ट का कटाई करना। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, इसके अलावा कल्टीवेशन में उस लैंड का यूज करना। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, या हमको घर बनाना है और हम चाहते हैं कि उस एरिया को क्लियर कर दें, तब वहाँ उस स्थिति में भी डिफॉरेस्टेशन की स्थिति आती है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, इसके अलावा वुड को एक ईंधन के रूप में यूज करने के लिए भी हम वनों की कटाई करते हैं या पेड़ पौधे की कटाई करते हैं, जो डिफॉरेस्टेशन का कारण बनता है। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवर ड्रॉप्स। कभी कभी प्रकृति में भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके माध्यम से डिफॉरेस्टेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि वन में आग लगने की घटना, जिसको हम दावानल बोलते हैं या फॉरेस्ट फायर बोलते हैं, या सुखाड़ की स्थिति जब उत्पन्न होती है तब भी डिफॉरेस्टेशन की स्थिति आ जाती है। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन का महत्व क्या है, इसका परिणाम क्या निकलता है। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। अब जैसे जैसे हम वनों की कटाई करेंगे तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ेगी। जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो वो हमारे अर्थ पे पोल्यूशन लेवल को और इंक्रीज करेगा और एज ए पोल्यूटेंट भी वर्क करेगा। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ CO2 इन द atmosphere. Ground water also gets lowered and deforestation disturbs the balance in nature. और जो ग्राउंड वाटर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पानी रिसने की प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चली जाएगी। जब पानी बहुत नीचे चला जाएगा तो ये हमारे प्रकृति में जितने भी कारक उपस्थित है डिफॉरेस्टेशन के, इसके बैलेंस को क्या करेगा, ये डिस्टर्ब कर देगा, अर्थात ये उसको प्रभावित करेगा। इफ़ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल विल डिक्रीज। जैसे जैसे हम वनों की कटाई करते हैं या पेड़ पौधों की कटाई करते हैं और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तो वर्षा जो होने की संभावना होती है और सोयल में जो फर्टिलिटी उपस्थित होती है उसमें भी कमी आती है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि वर्षा का आना भी कम हो जाता है और जो मिट्टी में उपजाऊपन की
उपस्थिति पाई जाती है, जिससे फसल बहुत ही अच्छा होता है, उसमें भी कमी आती है। Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts. कभी-कभी ऐसा स्थिति भी आता है कि इसके कारण कुछ प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बाढ़ हुआ और सुखाड़, जिसको हम बोलते हैं फ्लड्स और ड्रॉप्स। द प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि हम जानते हैं कि CO2 की उपस्थिति के कारण प्लांट फोटोसिंथेसिस में उसको उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से वो अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसको पीपल द्वारा यूज किया जाता है। Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in its atmosphere. अब प्रकृति में जो कुछ पौधे बच जाते हैं, वही थोड़ा बहुत जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होगा उसी को यूज करेंगे, लेकिन फिर भी तापमान सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उतने पौधे। अब जितना CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में आया और वो टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर हम पेड़ पौधे की कटाई करते हैं तो पेड़ पौधों में तो कमी आ गई। पेड़ पौधे तो ऐसे नहीं है कि एक दिन में लगाया एक दिन में ही हो गए, उनमें तो टाइम लगता है। This will lead to global warming as CO2 traps the heat rays reflected by the earth, disturbs the water cycle and may reduce rainfall. This could cause droughts. इसके अलावा जब हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, जो कि अर्थ के जो अर्थ के सरफेस पे हीट रेज रिफ्लेक्ट होते हैं, उनके माध्यम से उसको ट्रैप करने का काम किया जाता है। वो वाटर साइकिल को भी डिस्टर्ब करते हैं और रेनफॉल को भी कम कर देते हैं। इसके कारण ड्रॉप्स की स्थिति आ जाती है, अर्थात सुखाड़ की स्थिति आ जाती है। एक पॉइंट है डिजर्टिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मरुस्थलीकरण। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सोइल प्रॉपर्टीज। जैसा कि हमने पढ़ा कि जब हम डिफॉरेस्टेशन की स्थिति में आते हैं, अर्थात वनों की कटाई जब हम बहुतायत रूप में करते हैं, तो एक और समस्या आती है कि ये सोइल फर्टिलिटी को कम करते हैं, अर्थात ये सोइल के प्रॉपर्टीज में जितनी भी परिवर्तन होने की संभावना होती है उसको ये पूरा करते हैं, जिसके कारण जो सोइल का फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी जो भौतिक गुण पाए जाते हैं मिट्टी में, वो प्लांटेशन और वेजिटेशन को भी प्रभावित करते हैं। Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers. This soil has less humus and is less fertile. Gradually, the fertile land gets converted into desert. It is called desertification. जब हम वनों की कटाई करते हैं तो जब बाढ़ की स्थिति आई, तो जब पानी ऊपर मिट्टी के तरफ जब वो पार करता है, तो मिट्टी के जो टॉप लेयर पाए जाते हैं उनको वो अपने साथ ही बहा कर लेके चला जाता है। तो वो हार्ड और रॉकी लेयर बाद में रह जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी में लेस ह्यूमस और लेस फर्टाइल की संभावना हो जाती है, जिसके कारण जो ये फर्टाइल लैंड है बाद में जाके डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन, अर्थात मरुस्थलीकरण। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू ए डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सोइल। जब हम वनों की कटाई बहुतायत रूप में करते हैं तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी कम करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड। जो पानी सूखने की क्षमता होती है सोयल सरफेस के ऊपर, उसमें भी कमी आती है, जिसके कारण फ्लड की संभावना। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सोयल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर etc also चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कारण जो सोयल का टेक्सचर है या न्यूट्रिएंट है या जो भी उसमें पाए जाते हैं या ह्यूमस उसमें भी कमी आती है और वो डिफॉरेस्टेशन के कारण प्रभावित हो जाते हैं।
एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कारण एनिमल लाइफ भी प्रभावित होता है। कैसे? तो जब हम वनों की कटाई करते हैं तो जो जीव जंतु उस पेड़ पौधे पे आश्रित है उनका आश्रय छिन जाता है, अर्थात वो अपना हैबिटेट खो देते हैं और इस प्रकार एनिमल्स लाइफ भी इफेक्टेड हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब एक क्वेश्चन है कि अगर एनिमल लाइफ या प्लांट को इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे हम इसको कंजर्व करने का काम कर सकते हैं, अर्थात कैसे हम इसको संरक्षण प्रदान करें, चाहे वो वन हो या जंगली जीवन हो। हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड, कैसे इनको बचाया जा सकता है। तो इसके लिए एक पॉइंट है, जैसे कि हम नेशनल पार्क या जू आपने देखा होगा या बायोस्फीयर रिजर्व देखा होगा या बहुत सारे सेंचुरी आपने देखा होगा जिसमें जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करने का काम किया जाता है। एक पॉइंट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म exist or which supports life. Biological diversity or biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment. बायोस्फीयर एक अर्थ का पार्ट है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जीव जंतुओं को लाइफ सपोर्ट देने का काम करते हैं, अर्थात उनका जीवन चल सके इसीलिए इनको बनाया जाता है। और जो जैविक विविधता पाई जाती है यानी जो भी उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं, चाहे जैसे कि पृथ्वी पे बहुत प्रकार के एनिमल और प्लांट, ऐसा तो नहीं है कि सारे एनिमल और प्लांट एक जैसा ही होंगे। तो जितने भी अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें इंटर रिलेशनशिप दिखाने का काम, जैसे अंतर संबंध दर्शाता है और वो पर्यावरण के साथ जुड़ सके, ये भी बायोस्फीयर के माध्यम से किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मींट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व हम बनाते हैं, अर्थात जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसके माध्यम से प्रकृति में जितनी भी जैव विविधता पाई जाती है उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। जैसा कि हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब हुआ यानी जैव विविधता कहने का मतलब हुआ कि उस एरिया में जो भी वैरायटी ऑफ प्लांट या एनिमल्स पाए जाते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि उसी एरिया में उपस्थित रहते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं, वो सारे बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। और बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से बायोडाइवर्सिटी में उपस्थित जितने भी जीव होते हैं उनके कल्चर को मेंटेन करने का काम किया जाता है। ए बायोस्फीयर रिजर्व में अल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। और बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत अलग जो भी क्षेत्र आते हैं उनको भी प्रोटेक्टेड एरियाज के अंतर्गत रखा जाता है, यानी वो भी संरक्षण के अंतर्गत आ जाते हैं। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमढ़ी। जैसे कि एक है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें एक नेशनल पार्क उपस्थित है जिसका नाम है सतपुरा और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उपस्थित है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य, जिसका नाम है बोरी और पंचमढ़ी, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे हमने पढ़ा कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत जो भी प्लांट है, एनिमल है या वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी आएंगे और इनके क्षेत्र के अंतर्गत जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है वो भी आएंगे। तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क के रूप में कौन सा रहा, तो सतपुरा रहा। और दो वन्य जीव अभयारण्य यानी ये दो प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आए, लेकिन ये दो प्रोटेक्टेड एरिया किसके अंतर्गत, तो एक ही रिजर्व के अंतर्गत अर्थात पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आते हैं जिनका नाम है बोरी और पंचमढ़ी।
Pachmari Biosphere Reserve, the plant and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western Ghats. पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जो भी प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं वो अपर हिमालयन पिक्स साइड और लोअर वेस्टर्न घाट में जितने भी प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं उनसे थोड़ा सिमिलरिटी होती है, अर्थात उनमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं। Preserving areas of such biological importance make them part of our national heritage। और ये जो परिरक्षित क्षेत्र हैं ये हमारे जैविक महत्व के लिए बहुत ही सहायक होते हैं, जो कि नेशनल हेरिटेज का पार्ट बन जाते हैं, यानी राष्ट्रीय विरासत के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम प्लांट और एनिमल को कंजर्व करने का बात करें तो बहुत सारे पीपल होते हैं कि जैसे कि 5 जून आएगा, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जहाँ पे लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा प्लांटेशन किया जाता है, यानी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो कुछ पर्सनल इफ़ोर्ट्स भी लगाए जाते हैं या सोसाइटी द्वारा भी इफ़ोर्ट लगाया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा भी बहुत ज़्यादा पॉलिसी बनाई जाती है या एजेंसी क्रिएट की जाती है, जिसके माध्यम से वो जो जंगल है उनके देख रेख करते हैं और जो एनिमल पाए जाते हैं उनकी भी देख रेख करते हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द and conserve them. Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves, etc. are protected areas for conservation of plants and animals present in that area। और गवर्नमेंट द्वारा उन रिजर्व को चलाने के लिए कुछ तरीके, रूल्स और पॉलिसीज बनाए जाते हैं ताकि प्लांट और एनिमल को कंजर्व किया जा सके, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो या नेशनल पार्क हो या बायोस्फीयर रिजर्व हो, सबको उस बात को मानना पड़ता है, सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि उस एरिया में जितने भी प्लांट और एनिमल उपस्थित है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन ईयरमार्क्ड। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसे कि जब हम फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, फ्लोरा कहने का मतलब हुआ प्लांट के लिए यूज किया जाता है और फौना हम एनिमल के लिए यूज करते हैं, और इनके आवास को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज यानी कुछ संरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, जिसको हम वन्यजीव अभयारण्य या नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। और इस एरिया में अवैध शिकार, चाहे वो हंटिंग से रिलेटेड क्यों ना हो या वनों की कटाई या कल्टीवेशन की प्रक्रिया या जीव जंतुओं को चराने का प्रक्रिया, ये सख्त रूप से मना किया जाता है, यानी यहाँ पे ये रोक लगाया गया है, ये सबको मानना पड़ता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी जैव वन्यजीव अभयारण्य, एरियाज वर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। यहाँ पे ऐसे क्षेत्र ये होते हैं जहाँ पे एनिमल को प्रोटेक्शन देने का काम किया जाता है ताकि उनको और उनके हैबिटेट को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न पहुँचे और वो सुरक्षित रह सके। नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय पार्क, एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज फॉर हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे ये एरिया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ यानी जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो इस रिसोर्स का फ्रीली यूज कर सके और अपने हैबिटेट में आसानी से रह सके। बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसके बारे में हमने ऊपर ही पढ़ा था, यहाँ पे लार्ज एरिया जो प्रोटेक्टेड लैंड और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होता है, या प्लांट या एनिमल्स रिसोर्सेज या जितने भी ट्राइबल्स के ट्रेडिशनल लाइफ होते हैं, यानी जो आदिवासी लोग होते हैं उस एरिया में उपस्थित, उनके ट्रेडिशनल लाइफ को भी संरक्षित करने का काम करता है। फ्लोरा एंड फौना यानी प्लांट और एनिमल के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी हम क्रमशः प्लांट के लिए फ्लोरा यूज करते हैं और
फौना एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ स्पीसीज दिए गए हैं, जैसे कि एक जामुन ट्री है, एक उल्फ है, जो कि कुछ फ्लोरा और फौना के उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक जंगली हिरन, यहाँ पे वाइल्ड डॉग जंगली कुत्ता, तीसरा उल्फ भेड़िया, यहाँ पे चीतल, और ये है फर्न, और ये है जामुन का पेड़ यानी जामुन ट्री। तो ये दो किसके अंतर्गत आया? तो फ्लोरा के अंतर्गत आया, पीएफएल हम बोल सकते हैं इसको, और ये फौना के अंतर्गत आया। एंडेमिक स्पीसीज, एक यहाँ पे पॉइंट है, एंडेमिक स्पीसीज कहने का मतलब कि जो स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती है उनके बारे में। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पार्टिकुलर एरिया, यानी स्थानिक प्रजाति हम उस प्रकार के पौधे और जंतुओं को बोलते हैं जो एक पार्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, ये नेचुरली कहीं भी नहीं पाए जा सकते हैं। ये पार्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू ए जोन, ए स्टेट और ए कंट्री। एक पार्टिकुलर टाइप का एनिमल या प्लांट वो अपने स्टेट और कंट्री के लिए भी एक एंडेमिक जोन के अंतर्गत आता है। जैसे कि यहाँ पे साल और वाइल्ड मैंगो है, 2 एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि एंडेमिक फ्लोरा का उदाहरण है, जो कि पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। बिसोन, इंडियन जिएंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। इस एरिया के अंतर्गत कुछ जीव पाए जाते हैं, जिसमें इंडियन जिएंट स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल और बिसोन नामक जीव पाया जाता है, जो कि उस एरिया में जो उपस्थित जानवर है उसके अंतर्गत आता है। The destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. जब हम वनों की कटाई करते हैं, जब हम उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं, यानी विघटित करने का काम करते हैं या उसको हानि पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उनके रहने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो हमको जंगल का सफाया करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम जंगल का सफाया करेंगे तो उसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनको इसका सामना करना पड़ेगा, जो कि उनके नेचुरल हैबिटेट को नुकसान पहुंचाएगा और बाद में वो एक इंडेंजर्ड की स्थिति में आ जाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि संकटग्रस्त हो जाएंगे, यानी जब उनके रहने के लिए पार्टिकुलर उनके बॉडी के अकॉर्डिंग जब उनको आवास की प्राप्ति नहीं होगी तो वो विलुप्त होने के कगार पे आएंगे, यानी धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगे। एक पॉइंट है यहाँ पे स्पीसीज यानी प्रजाति। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स दैट द नंबर्स ऑफ ए स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल offspring only with the members of their own species and not with members of other species. Members of a species have common characteristics. Species हम किसको बोलते हैं? यानी एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है जो कि कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग करने का मतलब जो अंतः प्रजनन करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब हुआ कि उस प्रकार के जितने भी प्रजाति हैं वो अपने जैसे संतानों उत्पत्ति कर सकते हैं, यानी अपने जैसे वंशज ला सकते हैं। वो अदर स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड करने का काम नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार के मेंबर में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभयारण्य, जिसके बारे में हमने थोड़ा ऊपर ही पढ़ा था, इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन सच प्लेसेस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम इसीलिए बनाते हैं ताकि जितने भी वन्य में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके ताकि वो अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर ले। और इस प्रकार के क्षेत्र में पोचिंग अर्थात अवैध शिकार करना या जानवर को ज़बरदस्ती कैप्चर करने का प्रक्रिया करना ये सामान्य रूप से सख्त रूप से मनाही है
और ये पनिशेबल भी है, अर्थात इसके लिए दंड भी मिल सकता है अगर हम ऐसा काम करते हैं तो। People living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plant, firewood, etc. कुछ पीपल जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में उपस्थित रहते हैं तो उनके द्वारा कुछ सर्टेन एक्टिविटी अलाउ किया जाता है जिसमें वो अपने जीव जंतुओं को चरा सकते हैं और कुछ औषधि से जुड़ा हुआ जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनको वो कलेक्ट कर सकते हैं या जलावन के लिए लकड़ी भी वो प्राप्त कर सकते हैं। लाइव स्टॉक करने का मतलब होता है एनिमल्स। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक पॉग, वाइट आइड पॉग, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डॉग, घड़ियाल, मास्क क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसेरस एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique land excepts broad level forest, mountain forest and bushlands in deltas of big rivers. कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे कि ब्लैक बक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काला हिरन, और वाइट आइड बक यानी जिसका आँख वाइट हो उस प्रकार के हिरन, और एलिफेंट, गोल्डन कैट यानी सुनहरी बिल्ली, पिंक हेडेड डॉग यानी बतख वैसा जिसका हेड पिंक हो, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन यानी अजगर, राइनोसेरस यानी गेंडा। कुछ ऐसे जीव हैं जिनको प्रोटेक्शन दिया जाता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इनको प्रिजर्व करने का काम किया जाता है और इनका अवैध शिकार भी सख्त रूप से मना ही है। अगर कोई इसका शिकार करता है तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ वो जेल भी जा सकता है। जो इंडियन सेंचुरीज होते हैं उनमें ब्रॉड लेवल ऑफ फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, माउंटेन भी होता है उसमें, और कुछ झाड़ियाँ भी पाई जाती है और रिवर डेल्टाज भी उपस्थित होते हैं जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। इट इज़ ए पिटी दैट even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. यह एक बहुत ही तरस वाला बात है कि ये जो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं ये अभी तक सेफ़ नहीं है क्योंकि जो पीपल इसमें रहने का काम करते हैं या जो पीपल को रहने के लिए जब आवास की कमी आती है तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने का सोचते हैं और डिस्ट्रॉय करके वो अपना आवास क्रिएट कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक जू इसके पहले थोड़ा सा पॉइंट पढ़ा था। जू भी हम इसीलिए बनाते हैं, जू मतलब चिड़ियाघर, जहाँ पे एनिमल को प्रोटेक्शन दिया जाता है। नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय पार्क के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। These reserves are large and diverse enough to protect whole set of ecosystem. पारी तंत्र के होल सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एनफ है और बहुत ही लार्ज मात्रा में ये उपस्थित है। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया, और वो उस एरिया में उपस्थित जितने भी प्लांट और एनिमल है जिसको हम फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं, या हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया यानी उस एरिया में जो भी उपस्थित ऐतिहासिक कुछ वस्तु है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है सतपुरा। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। अगर कोई क्वेश्चन करता है कि भारत का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है तो सतपुरा नेशनल पार्क। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में फाइनेस्ट इंडियन टीक पाया जाता है अर्थात भारतीय सागौन का पौधा। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। भारत में 100 प्लस नेशनल पार्क्स की उपस्थिति है। रॉक शेल्टर्स आर फाउंड ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क्स। रॉक शेल्टर भी इस नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं। देयर आर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्ट्रिक ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल। यहाँ पे प्रागैतिहासिक जो मानव जीवन था जो कि जंगल में रहा करते थे पहले, उनके एविडेंसेस यानी उनका भी सबूत मौजूद है। दिस गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल, और इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि कैसे आदिम लोग रहा करते थे।
रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दिस शेल्टर्स। रॉक पेंटिंग भी इस शेल्टर में पाए गए हैं। लगभग यहाँ पे 55 रॉक शेल्टर्स हैं जिनको आइडेंटिफाइड करने का काम किया गया है और वे पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ही उपस्थित हैं। फिगर ऑफ एनिमल एंड मेन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग। मेनी ट्राइबल्स स्टिल लाइव इन द एरिया। यहाँ पे इस चित्र में जैसे कि बहुत सारे पीपल द्वारा, जब जो प्री हिस्ट्रिक पीपल थे उनके द्वारा पेंट करने का काम किया गया, उसमें एनिमल का फिगर और बहुत सारे मेन एक दूसरे से लड़ाई करते हुए या शिकार करते समय या डांस करते समय या कभी कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते समय, इस प्रकार के चित्रों को इस पेंटिंग में दिखाया गया है। और बहुत सारे ट्राइबल्स भी इस एरिया में रहने का काम करते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ द इंडिया। ये तो हमने पॉइंट पढ़ा ही था। एक है सतपुरा टाइगर रिजर्व। सतपुरा नेशनल पार्क के अंतर्गत टाइगर को भी रिजर्व करने का काम किया जाता है जो कि फौना के अंतर्गत आता है। एक है पॉइंट प्रोजेक्ट टाइगर जिसको गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च करने का काम किया गया था, जिसके माध्यम से देश में उपस्थित जितने भी टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि जितने भी हमारे कंट्री में टाइगर पॉपुलेशन की उपस्थिति है उनके सर्वाइवल को और मेंटेनेंस को इंश्योर किया जाए, यानी उनको कैसे भी सुरक्षित रखा जाए। टाइगर इज़ वन ऑफ द मेनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। टाइगर एक ऐसा जीव बन गया है, यानी एक ऐसा स्पीसीज है, एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा प्रजाति है जो धीरे धीरे हमारे जंगल से गायब होते जा रहा है। लेकिन सतपुरा टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें यह देखा गया कि टाइगर की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। Once upon a time, animals like lions, elephant, wild buffaloes and barasingha were also found in the Satpura National Park. कुछ समय पहले, यानी एक समय का बात था जहाँ पे एनिमल जैसे कि शेर, एलिफेंट यानी हाथी, वाइल्ड बुफेलोस यानी जंगली भैंस, बारहसिंगा भी सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते थे। Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals. कुछ ऐसे जीव हैं जिनका धीरे धीरे जैसे कि वो कम होते जाते हैं और वे शिकार के अंतर्गत चले जाते हैं, जिसके कारण उनकी संख्या धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे आ जाती है। इस प्रकार के जीव को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स, अर्थात संकटग्रस्त प्राणी। जैसे कि एक है डायनासोर्स। जैसे डायनासोर्स के बारे में आपने सुना होगा कि ये एक विलुप्त हो गए हैं, यानी पहले ये पाए जाते थे लेकिन अभी के टाइम में ये नहीं है, तो ये बहुत ही पहले से ही एक्सटिंक्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी एंडेंजर्ड एनिमल के अंतर्गत आते हैं। Survival of some animals has become difficult because of disturbance in their natural habitat. कुछ ऐसे जीव जिनका नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस आया क्योंकि हमने उनको डिफॉरेस्टेशन के माध्यम से प्रभावित किया। In order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks. इस कारण एनिमल और प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो या जू हो, वहाँ पे बहुत सारे रूल लगाए जाते हैं जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि मानव क्रियाकलाप जैसे कि ग्रेजिंग कराना या अवैध शिकार कराना या कैप्चरिंग ऑफ एनिमल या कलेक्शन ऑफ फायरवुड, ये सबको मना किया गया है। इकोसिस्टम यानी पारितंत्र। एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट, animal and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river deltas etc. इकोसिस्टम के अंतर्गत जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एरिया के में उपस्थित हो, या जो नॉन लिविंग कंपोनेंट भी उपस्थित हो जैसे कि क्लाइमेट हुआ, सॉइल हुआ या रिवर डेल्टाज हुआ, वो सारे इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इकोसिस्टम का निर्माण नॉन लिविंग कंपोनेंट प्लस लिविंग कंपोनेंट से मिलकर होता है।
एक है रेड डाटा बुक, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची शामिल की जाती है। यह एक सोर्स है जिसमें इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट का रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी कौन कौन ऐसे जीव है जो संकटग्रस्त है और कौन ऐसे जीव है जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी संचालित किया जाता है। इसके अलावा इंडिया में भी प्लांट और एनिमल को रेड डाटा बुक द्वारा मेंटेन करने का काम किया जाता है। एक पॉइंट है माइग्रेशन, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि प्रवास। दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। यह माइग्रेटरी बर्ड्स के माध्यम से होता है, अर्थात प्रवासी पक्षी जो कि अदर पार्ट से उड़ के वो हमारे देश में आती हैं। Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic changes. जब उनके क्षेत्र में क्लाइमेट में परिवर्तन होता है तो वो एक पर्टिकुलर समय में वो हमारे देश आती हैं। जैसे कि कहने का मतलब हुआ कि क्लाइमेट चेंज, यानी अगर वो गर्मी में रहने वाली प्राणी है तो गर्मी में रहने वाली प्राणी है, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने के कारण जब उनसे ठंड सहन नहीं होता है तो वो उड़ के दूसरे स्थान पे चली जाती हैं। फिर अगेन जब गर्मी आता है तो वो अपने क्षेत्र में चली जाती हैं वापस। तो इस प्रकार के पक्षी को हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। दे फ्लाई फॉर laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. वो अपने अंडे देने के लिए आती हैं। Birds who cover long distances to reach another land are known as migratory birds. इस प्रकार के बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। रिसाइकलिंग द पेपर। रिसाइकलिंग द पेपर कहने का मतलब हुआ कि जैसे पेपर हम यूज़ करते हैं फिर उसको अगेन यूज करना चाहते हैं, इसको हम बोलते हैं रिसाइकल करना। हम डिफॉरेस्टेशन को रोकने का काम रिसाइकल ऑफ पेपर के माध्यम से भी कर सकते हैं। यानी जब हम एक ही पेपर को बार बार यूज़ करते हैं यानी रिसाइकल के माध्यम से, तो जाहिर सी बात है कि जितना पेड़ एक बार में कटा उतना दोबारा नहीं कटेगा, अर्थात दोबारा जो पेड़ कटने वाला जो संभावना है वो बचेगा, जिसके माध्यम से डिफॉरेस्टेशन में हमारा थोड़ा योगदान हो जाएगा ताकि प्रकृति सुरक्षित रहे और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा रहे। इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। जब हम 1 टन पेपर बनाने का काम करते हैं, अर्थात 100 kg पेपर हम जब बनाते हैं तो 17 जो फले फूले वृक्ष होते हैं उनको कट करना पड़ता है। इसीलिए हमें पेपर को बचाना चाहिए। द पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। पेपर को 5 से 7 बार हम यूज के लिए रिसाइकल कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट एक दिन में एक पेपर का शीट सेव करने का काम करता है तो वो साल में बहुत सारे पेड़ को बचा सकता है। इसीलिए हमें उसको सेव करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, यानी दोबारा उपयोग में लाना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए। बाय दिस वी not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. इसके माध्यम से यही नहीं होगा कि हम केवल पेड़ पौधे को ही बचाएंगे, इसके माध्यम से जो भी एनर्जी इससे जनरेट होता है उसको भी बचाने का काम करेंगे और जो पेपर बनाने में वाटर का नीड होता है उसमें भी बचाव होगा, अर्थात पानी की मात्रा कम लगेगी और हम पानी को भी बचाएंगे। और जितने भी हार्मफुल केमिकल यूज किए जाते हैं पेपर मेकिंग प्रोसेस में उसमें भी कमी आएगी। अगर परमानेंट सॉल्यूशन डिफॉरेस्टेशन का हम बात करें कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, यानी हम कैसे डिफॉरेस्टेशन को डायरेक्ट रोक सकते हैं, तो इसके लिए हमको रिफॉरेस्टेशन करना होगा, यानी हमको पुनः जंगल बनाना होगा। यानी पुनः जंगल हम कैसे बना सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन तो ये होगा कि जैसे कि हम जंगल कैसे क्रिएट करें, जंगल का सफाया करना तो ईजी है लेकिन हम क्रिएट कैसे करें। तो रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। हम इसको नए नए पौधे लगा करके कर सकते हैं। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट।
और इस प्रकार के जितने भी पौधे होंगे ये सामान्य रूप से वो अपने जैसे पौधे इंटरब्रीड कर लेंगे। यानी कहने का मतलब कि छोटा छोटा जैसे झाड़ी हो जाता है तो हम उसका सफाया न करें तो वो बाद में जाके जंगल के रूप में ही थोड़ा कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देते हैं। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। जितना हम पेड़ पौधे की कटाई करते हैं उतना हमें लगाना भी चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। रिफॉरेस्टेशन ये नेचुरली रूप से इसको रिप्लेस भी कर सकता है, यानी कहने का मतलब कि जंगल एक क्रिएट भी कर सकता है। इफ़ द डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्टेड एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जब हम डिफॉरेस्टेड एरिया को डिस्टर्ब नहीं करने का काम करते हैं, हमको ऐसा ही छोड़ देते हैं, तो वो खुद से ही एस्टेब्लिश हो जाता है, यानी खुद से ही जंगल क्रिएट कर लेता है। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे अगर प्राकृतिक रूप से रिफॉरेस्टेशन का बात किया जाए तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब कि कहीं पे अगर जंगल क्रिएट हो जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि मानव लगाया, मानव द्वारा प्लांटेशन किया जाता है। We have already caused tremendous damage to our forest. If we have to retain our green wealth for future generation, plantation of more trees is only option. अगर हम चाहते हैं कि हमारे आगे वाले जनरेशन इसका यूज करे और प्रकृति का लुत्फ उठाए, क्योंकि हमने तो पहले ही बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जंगल को हानि पहुंचाया है और डैमेज करने का काम किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो ग्रीन वेल्थ का लुत्फ उठाए। इसके लिए एक ही ऑप्शन है मात्र कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं ताकि हमारा नेचर कंजर्व हो सके और इन्वायरमेंट के लिए वो सहायक हो सके। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अर्थात वन संरक्षण अधिनियम, इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि इसके माध्यम से वनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियम बनाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे रूल होते हैं। जो नेचुरल फॉरेस्ट और जितने भी उस एरिया में जो पीपल उपस्थित रहते हैं फॉरेस्ट के नियर, उनके बेसिक नीड से जुड़ा होता है और इसके माध्यम से उनको वो बेसिक नीड उनको पूरा करने का काम किया जाता है। तो हमने इस लेसन के अंतर्गत कुछ पॉइंट पढ़ा: बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, इकोसिस्टम, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट, फौना, फ्लोरा, माइग्रेटरी बर्ड्स, नेशनल पार्क, रेड डाटा बुक, रिफॉरेस्टेशन, सेंचुरी। और यहाँ पे कुछ समरी दिया गया है जिसके बारे में हमने ऊपर ही पढ़ा है, लेकिन हम एक बार और इसको बता देते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर द नेम्स गिवन टू द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। यहाँ पे कुछ जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके बारे में हमने ऊपर ही पढ़ा, अर्थात वन्य जीव अभयारण्य या नेशनल पार्क हुआ, या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि प्लांट और वाइल्ड एनिमल को कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं जिसको हम इस प्रकार के नाम से पुकारते हैं। और बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब हुआ कि कोई स्पेसिफिक एरिया में जितने भी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात जैव विविधता। प्लांट और एनिमल जो कि पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसको हम क्रमशः फ्लोरा और फौना बोलते हैं, अर्थात पीएफएल और एनिमल के लिए फौना। एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड ओनली इन ए पार्टिकुलर एरिया, और जो स्थानिक प्रजाति है वो एक पार्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, और एंडेंजर्ड स्पीसीज हम उसको बोलते हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पे आते हैं, अर्थात उनको अपने जीवन से जैसे कि उनका जीवन खतरा में रहता है और वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे आते हैं। रेड डाटा बुक जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज के रिकॉर्ड को रखा जाता है, और माइग्रेशन जिसमें प्रवास बोलते हैं हम इसको, एक फेनोमेनन ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पीसीज है जिसमें एक पार्टिकुलर क्षेत्र का बर्ड दूसरे एरिया में आता है क्लाइमेटिक चेंज के कारण फॉर लेइंग एग, और ये क्रिया हर साल होती है। वे शुड सेव, रीयूज एंड रिसाइकल पेपर टू सेव ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। हमें पेपर को सेव करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए ताकि
एनर्जी, वाटर और पेड़ को बचाया जा सके। और अगर एक ही बात कि डिफॉरेस्टेशन को हम कैसे रोक सकते हैं परमानेंटली, तो उसके लिए है प्रोसेस रिफॉरेस्टेशन, जिसके माध्यम से हम नए नए पौधे लगाने का काम करते हैं। और यहाँ पे कुछ पॉइंट है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं इंडिया हैज़ मोर दैन हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर, 65% ऑफ द एशियन एलिफेंट, 85% ऑफ द ग्रेट वन हॉर्न डायनासोर्स एंड 100% ऑफ द एशियन लॉन्स। इंडिया के पास यहाँ पे 65% एशियन एलिफेंट्स है और 85% ग्रेट वन हॉर्न डायनासोरस की उपस्थिति है और 100% एशियन लायन की उपस्थिति इंडिया में पाई जाती है। यहाँ पे भारत 6th नंबर पे आता है। 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज जो विश्व में पाए जाते हैं उनमें ये 6ठा स्थान रखता है। और इसके अंतर्गत विश्व के 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कॉन्टेन किए गए हैं, जिसमें एक ईस्टर्न हिमालयज और एक वेस्टर्न घाट भी उपस्थित है, जो कि बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत ये बहुत ही ज़्यादा रिच है। One of the most important factors that threatens wildlife today is habitat destruction due to encroachment. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके माध्यम से वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करने का काम आज के समय में भी किया जाता है, इनक्रोचमेंट के माध्यम से, यानी अतिक्रमण करना हम इसको बोल सकते हैं। इंडिया कंटेन्स 172 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स कंसिडर्ड ग्लोबली थ्रेटेंड और 2.9% ऑफ द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। जितने भी वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, यानी कि जो संकटग्रस्त हैं, उनका उस जानवर में 172 स्पीसीज ऐसे हैं जो कि ग्लोबली इंडिया में उपस्थित है। Eastern Himalayas hotspot has mainly 163 globally threatened species, including several animal and plant species. Eastern Himalayas hotspot में 163 globally threatened species है, जिसमें कुछ animal और plant भी उपस्थित है। India contains globally important population of some of Asia's rarest animals such as the Bengal fox, marbled cat, Asiatic lion, Indian elephant, Asiatic wild ass, Indian rhinoceros, gaur, wild Asiatic water buffalo, etc. कुछ ऐसे जीवों का पॉपुलेशन पाया गया है जिसमें एशिया के कुछ रेयरेस्ट जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे कि बंगाल फॉक्स, मार्बल कैट, एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, एशियाटिक वाइल्ड एस, इंडियन राइनोसरस, गौर, वाइल्ड एशियाटिक वाटर बुफेलो एक्सेट्रा। तो समाप्त होता है आपका लेसन। कैसा लगा आपको लेसन, ये आप ज़रूर बताइए। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको इट्स नोट्स का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।